वो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है साइंस का उसको शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस वीडियो में जो है जितने सारे जो डिफिनेशन फार्मूला और इसका जो भी बेसिक टर्म है उनको क्लियर करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। जिसमें पहला जो है कि वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे इसका है कि हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, यानी H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बना, HCl। तो इसका जो है कि H2 प्लस Cl2 जो उसका अभिकारक कहलाता है और इसमें जो HCl जो है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जो उसका प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। तो इसका क्लियर हुआ डिफिनेशन कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। अब क्या है अगला टर्म कि जितने सारे रासायनिक अभिक्रिया है उसकी क्या गुण है, उसकी क्या खासियत है, विशेषता है। तो उसमें पहला आता है गैस की उत्पत्ति। मतलब जब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का निकलना होता है। दूसरा जो है वो है अवक्षेप का बनना। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें अवशिष्ट के रूप में कुछ अवशेष बच जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, यानी अवक्षेप का बनना। तीसरा पॉइंट है इसमें रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें उसका कलर जो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर मान लो रेड है तो ब्लू हो जाए, ब्लू हो तो ऑरेंज हो जाता है, उसका जो कलर चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे, रंग में परिवर्तन। इसका पांचवा जो है कि वो विशेषता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन हुआ कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है कुछ जिसमें कि कुछ में होता है उष्मा का उत्क्षेपण होता है, उसमें किसी में उष्मा का शोषण होता है। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ताप में उसका चेंजिंग आता है, कभी बढ़ जाए या कभी घट जाता है। तो ये ताप में जो परिवर्तन है वो दो तरह से होता है। तापमान में परिवर्तन दो तरह से होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी, दूसरा होता है ऊष्माशोषी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्षेपण होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा का ह्रास होता है, कम होता है, उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हुआ इसका पांचवा गुण, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन जो है वो दो तरीका से होता है। एक होता है उष्मा का शोषण होगा तो उसको उष्माशोषी बोलेंगे, और उष्मा का उत्क्षेपण होगा यानी उसको उष्मा निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसका पांचवा पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है उसका जो स्टेज है, यानी इसमें किसी भी पदार्थ के तीन स्टेज में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसके क्या होता है, अवस्था में चेंज होता है। जैसे अगर मान लो कोई ठोस है तो उससे क्या हो गया, गैस में परिवर्तन, गैस है तो लिक्विड में परिवर्तन। ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में जो परिवर्तन है वो तीन तरह से होता है। एक हुआ ठोस, यानी अवस्था तीन हो गया, एक ठोस हो गया, फिर द्रव है, एक गैस हो गया। तो ये तीनों अवस्था में क्या होता है, इसमें चेंजिंग होता है। तो ये इस पहले टॉपिक में हम लोग डिस्कस जो किया, पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या है और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होता है, जो उसका जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। अब इसका अगला पॉइंट था इसमें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो उसमें है पांच विशेषता। पहला गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। उसमें तापमान में परिवर्तन दो तरह से हुआ था, एक था ऊष्माक्षेपी, दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और अवस्था में परिवर्तन तीन तरह से होता है, यानी उसके पदार्थ की जो अवस्था है वो तीन है, एक ठोस है, द्रव है और गैस है। तो इसमें इस पॉइंट को क्लियर किया, वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से जिसको निरूपण किया जाता है, लिखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जैसे यहाँ पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करता है उससे जल या पानी बनता है, ठीक है। तो इसी बात को क्या करते हैं, संकेत के रूप में इसको लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, H2 प्लस ऑक्सीजन के लिए O2। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या, जल बना। तो जल के लिए क्या लिखे यहाँ पे, H2O। तो ये उसका क्या हो गया, संकेत हो गया।
तो इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जो लिखने का उसका कुछ नियम है उसको देखते हैं। तो पहला है कि अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे ये समीकरण है जिसका ये बाईं ओर हो गया, ये इसका दाईं ओर हो गया। तो जितने सारे अभिकारक है उसको क्या करते हैं, समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं और उनके पदार्थों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस लिखा जाता है। जैसे एक कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, तो उसके बीच क्या करते हैं, प्लस का साइन को लिखते हैं। दूसरा है उसका उत्पाद या प्रतिफल जो होता है उसको समीकरण के दाईं ओर यानी इस साइड में लिखा जाता है और पदार्थों के बीच जो होता है वो प्लस या धन चिन्ह को लिखा जाता है। मतलब जैसे यहाँ सी और डी ये दो कोई उत्पाद बना है, उसको प्लस के चिन्ह के द्वारा आपस में रिलेट किए। तीसरा पॉइंट है अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान जो है दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इसका a प्लस बी और ये जो एरो यानी तीर का निशान जो है उससे सेपरेट किया जाता है और जिससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया जो किस दिशा में हो रही है। तो इसमें देखिए पहले क्या है कि रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो रासायनिक समीकरण जो है उसको क्या करते हैं, संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं और रासायनिक समीकरण लिखने का ये तरीका है जो कि इसका तीर के जो दाईं तरफ है वो क्या उसका रिएक्टेंट यानी अभिकारक होता है और बाईं तरफ जो उसका क्या कर उत्पाद होता है। टॉपिक है वो आपकी रासायनिक समीकरण जो है कितने तरह से होते हैं। इसमें रासायनिक समीकरण जो उसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है कि इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी इसका जो है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी प्रतिफल और उत्पाद जो होता है दोनों के बीच अगर परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अगर बराबर नहीं होती उसको क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला जो इक्वेशन दिए हुए है इस पे जो देखते हैं क्या है, यहाँ हाइड्रोजन जो 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, ठीक है। तो इसका क्या दायां साइड हो गया, बायां साइड में जो है कि क्या है इसका हाइड्रोजन जो 2 है और क्लोरीन जो है वो भी क्या है 2 है, इसका परमाणु संख्या 2 है। अब इसका दाएं साइड में जो आते हैं इसमें क्या होता है कि HCl यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर HCl बनाती है। यहाँ पे आगे 2 देने से क्या हुआ तब ये बैलेंस हुआ, मतलब यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन भी क्या हुआ 2 हुआ और क्लोरीन भी जो क्या है 2 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण होगा कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या क्या है वो बराबर हो। अब दूसरा आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होना चाहिए कि दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या बराबर परमाणु संख्या नहीं होना। जैसे H2O + Cl2 तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, लेकिन इससे जो HCl बना है हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना तो ये क्या है दोनों एक एक है, वो क्या है असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगाते हैं तब ये संतुलित होगा, नहीं तो ये क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जितने सारे जो रिएक्शन होते हैं उसमें ना तो किसी भी पदार्थ ऊर्जा का इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है कि ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं। उसी तरह परमाणुओं की संख्या जो भी होती है वो हमेशा क्या होती है फिक्स होती है। किसी भी पदार्थ का जब रिएक्शन किया जाता है तो दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या वो हमेशा सेम रहती है, इसीलिए उसको बैलेंस करना क्या जरूरी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पहले बता ही दिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी पदार्थ का तो ना तो निर्माण होता है ना तो उसका नष्ट होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में वो क्या होता है स्थानांतरित होता है। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्यूशन इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अनुमान विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका जो हो गया क्या बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है, तो दोनों तरफ जो है इसके अनुमान से चेक करेंगे कितने परमाणु संख्या दोनों तरफ कितना कितना है। तो पहले ये क्या है बायां साइड है और इधर क्या है दायां साइड है। दायां साइड इसका उत्पाद हो गया, ये हुआ अभिकारक और इसका ये उत्पाद हो गया। तो पहले दायां साइड पहले बायां साइड जो इसमें देखते हैं पहला क्या मैग्नीशियम है Mg कितना है 1 है, दूसरा इधर क्या हाइड्रोजन है वो भी कितना 1 है और क्लोरीन जो भी कितना है 1 है। यानी जो यहाँ पे बायां साइड है वो मैग्नीशियम कितना है 1 है, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, इधर दोनों तीनों जो इसमें दिया हुआ क्या 1 है। दूसरा उत्पाद में आते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम जो वो क्या है 1 है, लेकिन क्लोरीन जो वो क्या है 2 है और हाइड्रोजन जो है वो क्या है ये भी 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन 1 है यहाँ पे मैंने 2 है, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल नहीं है, तो इसी को इक्वल करना। मैग्नीशियम तो आपस में वो क्या है बैलेंस है, दोनों एक एक करके है, लेकिन अब हमको जो बैलेंस करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन को करना है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो इधर भी क्या करना है हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम जैसे 2 लगाते हैं क्या है
यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 करना और क्लोरीन को भी 2 करना, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ HCl जिसमें अगर 2 लगाते हैं तो ये क्या, यहाँ इधर इसका दायां पक्ष में क्या 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है। और मैग्नीशियम तो एक ही है, तो बैलेंस ही था, तो इस तरह से उसको क्या करेंगे। और आते इसमें जो अगला इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, Fe+H2, यानी लोहा को जब जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है Fe3O4+H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसमें इसका धातु से रिलेटेड है, क्योंकि जब धातु किसी भी धातु को जब जल से अभिक्रिया किया जाता है उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस बात को क्या है कि अभी इस पे दिखाएंगे, तो इसको बैलेंस करना पहले। तो इसमें क्या है, इसका पहले बायां पक्ष देखते हैं क्या है, यानी बायां साइड में जो है क्या, पहले लोहा Fe है वो 1 है, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितना है इसमें 2 है, और ऑक्सीजन जो क्या है 1 है, ये बायां पक्ष में है। और दाएं साइड में देखते हैं क्या है उसका जो उत्पाद में Fe मतलब लोहा जो कितना 3 है, ऑक्सीजन जो क्या है 4 है, और हाइड्रोजन जो क्या है, हाइड्रोजन 2 है इसमें। तो अब क्या है कि हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन तो इसमें बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो पहले क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, और उसके बाद जाके लोहा को, लोहा जो यहाँ 3 होना चाहिए। तो पहले जैसे Fe यहाँ पे 3 है, ठीक है, Fe जब 3 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन पहले क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन जो इधर क्या है 4 है और इधर क्या 1 है, तो इसको 4 करने के लिए इंटू 4 करेंगे, इंटू जैसे यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे जो 1 है तो यहाँ 4 लगाना होगा। जैसे यहाँ पे 4 लगाए तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, यानी हाइड्रोजन की वो क्या है 4 टाइम्स हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हुआ 2 गुना हो गया, यानी हाइड्रोजन अब 8 हुआ, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ही है। तो अब हाइड्रोजन को इधर भी क्या करना होगा 8 करना होगा, इसको 4 से इंटू करेंगे, तो 4 टू 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हाइड्रोजन के सामने 4 लगा दिए, तब इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। तो और ऑक्सीजन पे बात है, ऑक्सीजन क्या इधर 4 है, इधर 4 था और इधर भी 4 हो गया, ठीक है। अब बचा क्या Fe जो इधर 3 है और इधर 1 है और इधर 3 है, तो इसको क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे तो Fe3 हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये बैलेंस हुआ कि लोहा इधर भी 3 है और इधर भी 3 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 है और ऑक्सीजन इधर भी 4 हुआ, हाइड्रोजन 4 गुना 8 हो गया और इधर भी 8 है। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण जो बैलेंस हुआ। तो इस तरह का जो भी सवाल होगा उसको अनुमान विधि से बैलेंस कर लेंगे।